नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम बात करेंगे जो आरपीएससी के द्वारा द्वितीय श्रेणी संस्कृत के पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया है उसके बारे में, और आगे जो रणनीति आपकी कैसी रहनी चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए उसके विषय में। तो यहाँ शुरुआत करते हैं हम पाठ्यक्रम में परिवर्तन से संबंधित कि आरपीएससी ने संस्कृत द्वितीय श्रेणी या सेकंड ग्रेड अध्यापक के लिए किस प्रकार के परिवर्तन पाठ्यक्रम में किए हैं। जो पाठ्यक्रम आपके लिए निर्धारित है वहाँ तो आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर के द्वारा जो सिलेबस डाला गया है एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर अर्थात सेकंड ग्रेड की हम बात कर रहे हैं, और सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट अर्थात सामान्य शिक्षा विभाग का जो सिलेबस है पाठ्यक्रम है उसकी यहाँ अपन बात करेंगे सेकंड पेपर संस्कृत के विषय में। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले टॉपिक वाइज कि किस किस प्रकार से चेंज हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम इस बात की चर्चा कर लें कि आपका जो पाठ्यक्रम है वह कितने भागों में विभाजित है। तो यहाँ आप जानते हैं कि आपका जो पाठ्यक्रम है मुख्य रूप से उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। उसके 3 भाग आपको बतलाए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट भाग जो है वह माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर से संबंधित है। अर्थात यह जो प्रथम भाग है आपका पाठ्यक्रम का उसमें माध्यमिक या उच्च माध्यमिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 180 अंक उसके लिए निर्धारित हैं। अर्थात 180 अंक का पाठ्यक्रम यह आपका है। फिर उसके बाद में हम देखें जो द्वितीय भाग है, सेकंड पार्ट जो है वह स्नातक स्तर से संबंधित है, और स्नातक स्तर का जो पाठ्यक्रम है वहां से आपको 80 अंक के प्रश्न पूछे जाने अपेक्षित हैं। और उसके बाद जो तृतीय पाठ्यक्रम है या भाग है आपका पाठ्यक्रम का जो तीसरा भाग है वह शिक्षण विधियों से संबंधित है। शिक्षण विधि से संबंधित है, जिसमें आपको 40 अंक निर्धारित हैं। तो इस प्रकार से 180 और 80, 260 और 40 कुल 300 अंक का आपका द्वितीय पेपर संस्कृत के लिए होना है। तो कुल अंक इसके लिए 300 निर्धारित हैं, और प्रत्येक प्रश्न क्योंकि 2 अंक का होना है और 150 प्रश्न होने हैं, तो इस प्रकार से 300 अंकों के लिए आपको यह पाठ्यक्रम पढ़ना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात जो है वो यह है कि हम अगर पाठ्यक्रम को ध्यान से देखते हैं तो फर्स्ट पार्ट जो आपका है माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर का, उसमें कुल 9 टॉपिक हैं और 180 नंबर हैं। तो 180 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 180 नंबर जो हैं वो 9 टॉपिक के लिए हैं। तो प्रत्येक टॉपिक के लिए 20 अंक निर्धारित हैं। एक एवरेज जो निकालते हैं वो 20 अंक के आसपास निकल के आता है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो किसी टॉपिक से 9 प्रश्न पूछे जा सकते हैं या 10, या किसी से 11, या किसी से अगर 8 पूछे गए हैं तो किसी टॉपिक से 12 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 या 12 प्रश्न किसी एक संबंधित टॉपिक से हो सकते हैं। एवरेज जो निकल के आता है वो 10 प्रश्नों का प्रत्येक टॉपिक से निकल के आता है, और 2 अंक क्योंकि एक प्रश्न के लिए निर्धारित है इसलिए 20 अंक आपके एक टॉपिक के लिए एवरेज औसत रूप से निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ आपको प्रारंभिक जो 9 टॉपिक हैं उनका विशेष अध्ययन करना है, क्योंकि मेजर पार्ट जो है 180 अंक का वह माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर की जो एनसीईआरटी आरबीएससी की जो बुक्स हैं उनसे आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ से यह पाठ्यक्रम आपको देखना है। उसके बाद में माध्यमिक स्तर के बाद में हम बात करते हैं स्नातक स्तर की। तो स्नातक स्तर अर्थात जो बीए स्तर का पाठ्यक्रम है, बीए की जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में, यहाँ जो पाठ्यक्रम यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के सिलेबस में जो पाठ्यक्रम
यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में चलता है, प्रायः प्रश्न उन से ज़्यादा पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके सिलेबस में रघुवंशम है, तो रघुवंशम महाकाव्य अगर आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो सिलेबस में तो पूरा रघुवंशम महाकाव्य है, उसका सामान्य अध्ययन आपको करना है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यूनिवर्सिटीज़ के पाठ्यक्रम में जो रघुवंश का प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग या पंचम सर्ग, षष्ठ सर्ग या त्रयोदश सर्ग, इन सर्गों से रिलेटेड पाठ्यक्रम अधिक हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो जो सर्ग मुख्यतः यूनिवर्सिटीज़ या विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में निर्धारित हैं, उन सर्गों से विशेष प्रश्न पूछे जाने अपेक्षित होते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप यूज़ करते हैं तो आप ज़्यादा सटीक तैयारी कर पाते हैं। आपको ये समझ में आ पाता है कि आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, क्योंकि कई बार अनावश्यक आप उन सर्गों पर अधिक जोर दे देते हैं जिनका पाठ्यक्रम से कोई विशेष लगाव नहीं है या बहुत ज़्यादा लेना देना उसमें नहीं होता, या जहाँ से प्रश्न कम बनते हैं। तो इस तरह से ये आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर अर्थात बीए का जो पाठ्यक्रम है वह आपके स्नातक स्तर का जो पाठ्यक्रम है उसमें से 80 अंक का यहाँ मैटर पूछा जाना है। उसके बाद में हम बात करें शिक्षण विधियों की, तो शिक्षण विधियों का अगर हम देखें तो यह आपके बीएड से संबंधित है। तो अगर आप इसको बीएड का विषय कहें, चाहे आपने अगर शिक्षा शास्त्री कर रखी है या उससे समकक्ष जो भी, तो यहाँ बीएड या आपका शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो आपका 1 या 2 साल का होता है, जैसे पहले बीएड 1 साल की होती थी, आजकल 2 वर्ष की कर दी गई है। तो इस तरह से यह जो 1 या 2 वर्ष में आपने शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान, टीचर्स ट्रेनिंग के दौरान कार्य किया है, जो शिक्षण विधियों के माध्यम से आपने शिक्षणाभ्यास या जो लेसन प्लान बनाए हैं, पाठ्य योजनाएं बनाई हैं, उनसे संबंधित जो कार्य है वो यहाँ आपको 40 अंक का निर्धारित किया गया है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो साइकोलॉजिकली बड़ा ही अच्छा सिलेबस आपके लिए निर्धारित है। कक्षा 1 से 12 तक, माध्यमिक स्तर तक और उच्च माध्यमिक स्तर तक 180 अंक हैं। स्नातक स्तर के लिए 80 अंक हैं, क्योंकि 3 ही कक्षाएँ हैं तो इसलिए 3 के लिए 80 अंक का वेटेज है। और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और स्नातक के बाद में बीएड या शिक्षा शास्त्री के लिए आपके पास 20 अंक का सिलेबस है, 20 प्रश्नों का सिलेबस है जिसमें 40 अंक निर्धारित हैं। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। अब हम बात करते हैं कि आपका जो पाठ्यक्रम जो नवीनतम जारी हुआ है हाल ही में, उसके बारे में कि उसमें आरपीएससी के द्वारा किन किन बिंदुओं को या किस पाठ्य वस्तु को हटाया गया है और क्या उसमें नया अपडेट किया गया है, क्या उसमें नया जोड़ा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिंदुवार। सबसे पहला जो टॉपिक आपका आता है वो आता है संज्ञा प्रकरण में। तो संज्ञा प्रकरण में हटाया क्या गया है, यहाँ से प्रयत्न इस टॉपिक को हटा दिया गया है और नया इसमें कुछ जोड़ा नहीं गया है। तो हटाया है, केवल नया कुछ भी नहीं जोड़ा गया है, इसलिए आपको थोड़ा भार कम किया है आरपीएससी ने कि थोड़ा और कम पढ़ना पड़ेगा अब आपको। उसके बाद में संधि से रिलेटेड अगर देखें तो संधि में नो चेंज है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उसके बाद में संधि सूत्र जो पूर्व में थे वही वर्तमान पाठ्यक्रम में भी हैं। उसके बाद अगर देखें तो समास और प्रत्यय, इन दोनों टॉपिक में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, अर्थात समास और प्रत्यय भी जो पूर्व में हमें पढ़ने थे पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग जो थे वही इस सिलेबस में भी है, इस पाठ्यक्रम में भी है। शब्द रूप और धातु रूप में बड़ा परिवर्तन किया गया है। यहाँ अगर आप देखें तो शब्द रूपों में हटाया है एक तो शकी शब्द को, दूसरा आत्मन को, तीसरा स्त्री शब्द को, चौथा जगत को और पांचवा सर्व शब्द को। तो सर्व सर्वनाम शब्द हटाए हैं और 4 ये हो गए। तो इस प्रकार से 5 शब्द रूप आपके हटा दिए गए हैं और जोड़ा जो गया है वो केवल और केवल एक शब्द रूप जोड़ा गया है। तो 5 हटाए हैं और 1 जोड़ा है, तो कुल मिलाकर फिर भी 4 कम कर दिए। अर्थात आपका यहाँ भी आरपीएससी ने मानसिक स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखा है कि इस गर्मी के मौसम में आप कितना पढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए आपका 1 टॉपिक और कम कर दिया यहाँ से, या 4-5 जो
शब्द रूप थे वो और कम कर दिए। तो यहाँ से आपको जैसे मनोविज्ञान ने आत्मा छोड़ी वैसे ही सिलेबस ने भी आत्मा को छोड़ दिया है। तो जैसे मनोविज्ञान की यात्रा हम पढ़ते हैं कि मनोविज्ञान सबसे पहले आत्मा का विज्ञान था, फिर चेतना का विज्ञान हुआ, इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते व्यवहार का विज्ञान हो गया। तो वैसे ही जैसे मनोविज्ञान ने आत्मा को त्याग दिया वैसे ही सिलेबस ने भी आत्मा को छोड़ दिया है और आत्मन के स्थान पर राजन ने स्थान ग्रहण कर लिया है। अगली बात देखें धातु रूपों के संदर्भ में, तो धातु रूप पहले भी हम 5 लकारों में ही निर्धारित थे पाठ्यक्रमानुसार, अब भी वही लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल, लोट लकार आज्ञार्थक काल और लंग लकार भूतकाल और विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में। इन 5 लकारों में जो पहले हम शब्द रूपों का अध्ययन कर रहे थे उन्हीं का अध्ययन अब भी हमें 5 लकारों में ही करना है। परंतु यहाँ से जो हटाया है वह क्या क्या हटाया है? ईश धातु, त्यज धातु, वृत्त, आत्मनेपदी की धातु हटाई है, एक श्रु धातु, जन धातु और चूड़ धातु और कथ धातु। इस तरह से 7 धातु रूपों को यहाँ आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो 7 को यहाँ से माइनस कर दिया गया है। और आपका जो सिलेबस है परस्मयीपदी और आत्मनेपदी, इन धातुओं को अगर आप देखें तो पठ धातु जोड़ी गई है नई, तो जो नया जोड़ा गया है उसमें पठ धातु जोड़ा है, स्था धातु को नया ऐड किया है इसमें और अस धातु को इसमें नया ऐड किया गया है। अर्थात इस तरह से 3 धातुओं को इसमें जोड़ा गया है, पठ, स्था और अस। इस तरह से 3 धातु रूप जोड़े गए हैं और 7 हटा दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हम अगर देखें तो 7 हटाए हैं, 3 जोड़े हैं, फिर भी 4 कम हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो 4 ही शब्द रूप कम कर दिए, 4 ही धातु रूप कम कर दिए। तो ओवरऑल दोनों में 4-4 कम हो गए। तो इस तरह से आपका यहाँ भी बड़ा ख्याल रखा है आरपीएससी ने कि गर्मी के मौसम में आपको ज़्यादा न पढ़ना पड़े, तो 4 धातु रूप और 4 शब्द रूप और कम पढ़ने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से, लेकिन एक चीज़ और बढ़ जाती है, इसके साथ साथ एक नई समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि सिलेबस जितना छोटा हो और सरल हो उतना ही पेपर ईजी आता है, और ज़्यादा पेपर अगर ईजी आता है तो मेरिट हाई रहती है। इसलिए जो ज़्यादा अच्छे से तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कई बार ज़्यादा सरल पेपर देखकर लापरवाही कर जाते हैं और उनके सिलेक्शन होते होते कभी कभार परेशानी आती है सिलेक्शन होने में। तो ऐसी स्थिति में आपको अधिक सावधान होने की आवश्यकता है, अधिक तन्मयता से, अधिक लगन के साथ में और अधिक मेहनत के साथ में पढ़ने की आवश्यकता है, और विशेष रूप से लापरवाही नहीं बरतनी है आपको। यहाँ पर आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है कि किन किन स्थानों पर आप गड़बड़ करते हैं, किन किन स्थानों पर गलतियाँ करते हैं, उनको थोड़ा सा कम करें। जितनी गलतियाँ ज़्यादा होंगी सही होने के चांस उतने होंगे और सिलेक्शन के चांस भी उतने ही होंगे। फिर आगे बात करते हैं आत्मनेपदी धातुओं में, तो केवल और केवल 2 धातुएं ही आपके पास अब बची है, लब और सेव धातु। तो हालांकि कहने को ये 2 धातुएं हैं, लेकिन एक धातु के रूप अगर आपको याद हो जाते हैं तो दूसरी के स्वतः ही याद हो जाते हैं, क्योंकि लबते लबेते लबनते, सेवते सेवेते सेवनते। तो जहाँ लब लिखा है वहाँ सेव लिख दें, लगभग रूप सेम ही बनते हैं, कोई बहुत ज़्यादा अंतर इनमें देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ भी आत्मनेपदी की धातुओं को याद करने में कई बार कुछ स्टूडेंट्स को समस्या आती है, तो उस समस्या का भी निराकरण कर दिया गया है, ज़्यादा आपके पास यहाँ समस्या रहती नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अगले टॉपिक में अव्यय की, यहाँ अक्सर विद्यार्थियों की ये समस्या आती है कि किल और खलु अव्यय का प्रयोग कैसे होता है, क्योंकि यहाँ 7-7, 8-8 अर्थों में किल और खलु अव्यय का प्रयोग होता है। तो यहाँ ये 2 जो अव्यय पद हैं ये बड़े परेशान करते हैं विद्यार्थियों को, और इन दोनों को आरपीएससी ने आपके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए दोनों को ही हटा दिया। और क्योंकि शब्द रूपों में आपने देखा कि नमः, वहाँ यहाँ एक शब्द है नमः, इसको भी हटा दिया गया है, क्योंकि आत्मन शब्द को हटा दिया तो आत्मन अर्थात आत्मा नहीं रही तो नमस्कार किसको करोगे, इसलिए जब आत्मा को हटा दिया तो नमस्कार को भी हटा दिया, है ना। तो इस प्रकार से नमः को हटा दिया है, किल को हटा दिया और खलु को हटा दिया। बाकी जो अव्यय पद बचते हैं बहुत ही सीधे और सरल अव्यय पद हैं जिनसे आप आसानी से प्रश्न कर सकते हैं।
नया इसमें कुछ जोड़ा नहीं गया है, तो नया इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा गया है, केवल 3 अव्यय पदों को हटाया गया है। तो यहाँ भी कुछ माइनस किया गया है, कुछ प्लस नहीं हुआ है। फिर बात करें उपसर्गों की, तो उपसर्ग भी जो पहले 15 उपसर्ग थे अभी भी वही हैं, अर्थात नो चेंज उसमें है। तो 22 में से भी आपको 15 ही उपसर्ग पढ़ने होते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। पाठ्यक्रम के अनुसार आपको केवल ये 15 ही उपसर्ग पढ़ने हैं, यहाँ भी आपको पूरे उपसर्गों को पढ़ना नहीं है। फिर यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट, उपयुक्त पाठ्यक्रम आधारित वाक्य शुद्धि संस्कृते अनुवादस्य, यह जो टॉपिक पहले था वो अभी भी है, इसमें भी नो चेंज है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ एक बात विशेष ध्यान रखनी होती है आपको कि पाठ्यक्रम आधारित जो उपयुक्त पाठ्यक्रम है, जो भी आपका संधि, समास या प्रत्यय, उपसर्ग या आगे जो हम पढ़ेंगे कारक आदि, तो उसमें जो ऑलरेडी प्रश्न दिए हुए हैं या ऑलरेडी जो सिलेबस में निर्धारित है, उन्हीं से संबंधित आपको वाक्य शुद्धि अर्थात अशुद्धि संशोधन और संस्कृत में अनुवाद पूछे जाएंगे, तो उनका आप अच्छे से अभ्यास करें। उसके बाद अगर हम देखें अगला जो स्नातक स्तर है, तो इससे पूर्व हम उच्च माध्यमिक और माध्यमिक स्तर के 9 टॉपिक देख चुके हैं, बहुत ज़्यादा उसमें परिवर्तन हुआ नहीं है, और जो परिवर्तन हुआ भी है वो आपके लिए कम किया है, ज़्यादातर में जोड़ने का काम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। स्नातक स्तर की अगर बात करें, जो सेकंड पार्ट है अपने सिलेबस का, इसमें निम्नलिखितानां सूत्राणां सामान्य परिचयात्मक प्रश्न वाक्य प्रयोगाश्च, कि इन निम्नलिखित सूत्रों का सामान्य परिचय, परिचय से तात्पर्य है संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा है, उनकी वृत्तियां क्या होगी, उस वृत्ति में से प्रश्न पूछा जा सकता है, उनके उदाहरण पूछे जा सकते हैं, ये सामान्य परिचय। और वाक्य प्रयोग अर्थात उदाहरण, किसी भी कारक के सूत्र का उदाहरण जो है वही उसका वाक्य प्रयोग है। तो इस प्रकार से जो सूत्र पहले पुराने पाठ्यक्रम में थे वही पाठ्यक्रम में अभी भी हैं, इसमें कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। इसमें सिर्फ 3 सूत्र जोड़े हैं, जैसे एक तो आपका कर्मणि द्वितीया, यह जोड़ दिया गया है, दूसरा अपादाने पंचमी, यह जोड़ा गया है, और तीसरा षष्ठी चानादरे। तो सामान्यतः कर्तुरीप्सितमम कर्म जब सूत्र पढ़ाया जाता है तो उसके साथ में कर्मणि द्वितीया स्वतः ही पढ़ा दिया जाता है, क्योंकि जब आप कर्म संज्ञा करते हो तो द्वितीय विभक्ति करनी पड़ेगी, और बिना कर्मणि द्वितीया के द्वितीय विभक्ति नहीं होती, इसलिए कर्मणि द्वितीया उसके साथ स्वतः ही पढ़ाया ही जाता है क्लास में। और उसी के साथ अपादाने पंचमी भी स्वतः ही पढ़ा दिया जाता है, क्योंकि ध्रुवम अपाय अपादानम जब पढ़ते हैं तो अपादान संज्ञा उससे कर लेते हैं, लेकिन अपादान संज्ञा करने के बाद पंचमी विभक्ति भी करनी अनिवार्य है। बिना पंचमी विभक्ति किए इसका वाक्य में प्रयोग आप कैसे करोगे, तो इसलिए अपादाने पंचमी भी सूत्र पढ़ाया ही जाता है आपको। फिर षष्ठी चानादरे सूत्र भी सामान्यतः जब पाठ्यक्रम में नहीं था तब भी कक्षा में लगभग पढ़ा दिया जाता था, क्योंकि यह भी एक अच्छा और मुख्य सूत्र के रूप में देखा जाता है, तो इसको भी पढ़ाया ही जाता था। तो एक तरह से देखा जाए तो कारक में कोई विशेष परिवर्तन हुआ ही नहीं है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें छंदों के सामान्य परिचयात्मक प्रश्नों की, तो इसमें आरपीएससी ने आपके पाठ्यक्रम में कोई चेंज नहीं किया है, इसमें नो चेंज है। उसके बाद में अलंकारों के उदाहरण संबंधी सामान्य प्रश्नों की बात करें तो यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और उसके बाद इन ग्रंथों के या सूक्तों के ग्रंथों के सामान्य प्रश्न जो पूछे जाते हैं आपसे, उसमें थोड़ा चेंज हुआ है। यहाँ आपके लिए एक तो विष्णु सूक्त जो ऋग्वेद के पहले मंडल का 154वां सूक्त था, इसको हटा दिया गया है, और उसके स्थान पर 3 नए सूक्त जोड़े गए हैं। हालांकि आरपीएससी ने सिलेबस में 2 ही मेंशन किए हैं, संज्ञान सूक्त जो कि 10वें मंडल का 191वां सूक्त है, अंतिम सूक्त है ऋग्वेद का, और दूसरा विश्व देवा सूक्त जो 8वें मंडल का 58वां सूक्त है। ये 2 ही सूक्त इसमें आपको नए नाम शह उल्लेख मिलता है। दूसरा अग्नि सूक्तम के बाद में 1.1 के बाद 1.25 और ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो 1.25 जो साथ में दिया हुआ है उसके साथ में वरुण सूक्त, हालांकि नाम लिखा नहीं है, परंतु 1.25 जो है वह वरुण सूक्त ही है। तो 1.25 का तात्पर्य यहाँ वरुण सूक्त से है।
तो इस प्रकार से यहाँ आपको एक सूक्त हटाया है और 3 नए सूक्त जोड़े गए हैं, जिसमें भी संज्ञान सूक्त में मंत्र काफी प्रचलन में है। संगसद्वम संवदध्वम संभो वनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे जानाना उपासते, इस तरह के जो मंत्र हैं, कुल 4 ही मंत्र हैं। तो छोटा सा सूक्त है, लगभग परिचय आप जानते हैं उसका। और वरुण सूक्त और विश्वदेवा सूक्त, ये 3 सूक्त आपको और अतिरिक्त पढ़ने हैं। तो एक सूक्त हटाया है और 3 जोड़े हैं। तो इस प्रकार से इसमें केवल देखा जाए तो 2 ही सूक्त आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद में भगवद गीता का द्वितीय अध्याय एज इट इज़ है। ईशावास्योपनिषद या ईशोपनिषद ये भी एज इट इज़ है। भारतीय संस्कृति में भी कोई परिवर्तन किया नहीं गया है, क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है जैसी थी वैसे ही अब भी है। इसलिए भारतीय संस्कृति में पाठ्यक्रम में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, कोई परिवर्तन इसमें नहीं हुआ है। फिर हम बात करते हैं संस्कृत साहित्य के इतिहास संबंधी प्रश्न। तो इतिहास सामान्यतः अपरिवर्तनीय होता है, जो इतिहास में होता है वही रहता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आरपीएससी ने इतिहास के साथ भी कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो इतिहास में या संस्कृत साहित्य के इतिहास में भी जो हुआ वो वैसा का वैसा ही रहेगा। इसलिए महाकवियों के व्यक्तित्व कृतित्व संबंधी सामान्य परिचयात्मक प्रश्न जो पहले भी पूछे जाने थे वही हैं। वही महाकवि पहले जो थे वाल्मीकि, अश्वघोष, कालिदास, भारवी, माघ, श्रीहर्ष, और गद्य काव्य कवियों में दंडी, सुबंधु, बाणभट्ट, अंबिका दत्त व्यास, ये भी वैसे के वैसे ही हैं। तो इसी प्रकार नाट्य कवि और नीति कवि और अर्वाचीन कवियों में भी कोई परिवर्तन यहाँ नहीं किया गया है। उसके बाद में हम बात करते हैं तृतीय भाग की, जो हमारे पाठ्यक्रम का तृतीय भाग है और अंतिम भाग भी है, शिक्षण विधियाँ, जिसका संबंध आपके बीएड से है या शिक्षा शास्त्री के पाठ्यक्रम से है। तो यहाँ शिक्षा शास्त्री या बीएड में आपने जो पढ़ा है अध्यापक प्रशिक्षण के दौरान, उस पाठ्यक्रम को यहाँ ध्यान में रखा गया है। तो भाषा कौशल संबंधी प्रश्नों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले भी पठन और लेखन कौशल थे, अभी वही हैं। अध्यापन विधि संबंधी पाठ्यक्रम में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वही व्याकरण, गद्य, पद्य, नाटक, इनकी शिक्षण विधियां पहले पढ़नी थी, अभी वही पढ़नी है आपको। इसके बाद में अध्यापन कौशल संबंधी प्रश्नों में परिवर्तन हुआ है। यहाँ क्या किया है कि प्रस्तावना प्रश्न को हटाया गया है, हालांकि पाठ प्रस्तावना को जोड़ा गया है। तो इसमें अगर आप देखा जाए तो केवल शब्दों का परिवर्तन हुआ है, पाठ्यक्रम में कोई विशेष परिवर्तन इसमें ज़्यादा नहीं हुआ है। थोड़ा सा अंतर इसमें शब्दों का है, बाकी पाठ की प्रस्तावना भी मूलतः है प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से ही की जाती है, या उसमें अलग अलग माध्यम से जो चित्र दिखाकर कथा आदि के माध्यम से जो प्रस्तावना की जा सकती है, तो उनको और थोड़ा आपको विस्तार से पढ़ना है। बाकी वही पाठ की प्रस्तावना है जो पहले प्रस्तावना प्रश्न थे, तो उसी का विस्तार पूर्वक अध्ययन आपको यहाँ करना है। दूसरा, अन्वेषण प्रधान प्रश्नों को हटा दिया गया है और उसके स्थान पर व्याख्या संबंधी प्रश्न जोड़ दिए गए हैं। तो व्याख्या प्रश्न या व्याख्या कौशल को जो पहले नहीं भी जोड़ा गया था, तब भी सामान्यतः पढ़ाया जाता था कक्षा में, क्योंकि व्याख्या कौशल एक महत्वपूर्ण कौशल है। उसी के साथ में प्रवाह कौशल प्रश्न जो पाठ के अंत में प्रयुक्त होता था, इसको भी हटा दिया गया है। और श्यामपट्ट प्रश्न के स्थान पर श्यामपट्टोपयोगम शब्द का प्रयोग किया है। तो श्यामपट्ट का उपयोग कैसे हो, उससे संबंधित जो प्रश्न है वो भी श्यामपट्ट प्रश्न में ही शामिल होते थे। तो उसी का अध्ययन हमें अब श्यामपट्टोपयोगम के रूप में करना है, उसी का विस्तार पूर्वक अध्ययन इसमें हम करेंगे। उसके अलावा दृष्टांत एक नया विषय जोड़ा गया है। तो दृष्टांत क्या होता है, तो बिंब प्रतिबिंब भाव जिसमें दिखाई दे वो दृष्टांत होता है। तो उदाहरण तो सामान्यतः किसी भी प्रश्न को या किसी भी विषय वस्तु को समझने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन उसके समान भाव वाली जब कविता होती है तो उसको दृष्टांत के माध्यम से समझ सकते हैं। तो इस तरह का जो कंसेप्ट है वो एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। तो ये एनसीईआरटी में प्रयुक्त होता है दृष्टांत, इसलिए यहाँ दृष्टांत को जोड़ा गया है। फिर प्रश्नोत्तर कौशल के नाम पर यहाँ एक ही कौशल अब बचा है। पहले अन्वेषण प्रधान प्रश्न अलग थे, प्रवाह कौशल प्रश्न अलग थे, तो 3 तरह के प्रश्नोत्तर कौशल थे। अब केवल और केवल प्रश्नोत्तर कौशल में ही इसको जोड़ दिया गया है। तो प्रश्नोत्तर कौशल के माध्यम से ही आपको केवल प्रश्नोत्तर किस तरह से होंगे उसी के बारे में अध्ययन करना होगा।
या यूं कह सकते हैं कि अन्वेषण प्रधान प्रश्न और प्रवाह कौशल प्रश्न अलग से जोड़े नहीं गए हैं, लेकिन वो भी प्रश्नोत्तर कौशल के अंतर्गत ही शामिल हो सकते हैं। तो प्रश्नोत्तर कौशल सामान्यतः आपको अध्ययन करना है। पाठ योजना संबंधी प्रश्नों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जो पाठ योजना संबंधी बिंदु हम पहले पढ़ रहे थे वही अब भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से ओवरऑल अगर आपने देखा तो सिलेबस में कोई बहुत ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसा कि संभावित भी था, पहले से अनुमानित था। उसके बाद हम सामान्य कुछ जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर, तो सीनियर टीचर या वरिष्ठ अध्यापक या सेकंड ग्रेड संस्कृत अध्यापक के लिए आपको प्रतियोगी परीक्षा संबंधी क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या नियम है, उसके बारे में देखते हैं सीधे। पहला इसका जो आपको बिंदु ध्यान रखना है, द क्वेश्चन पेपर विल बी कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स, अर्थात 300 नंबर का आपका या 300 अंक का आपका प्रश्न पत्र होगा, जो द्वितीय प्रश्न पत्र है। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 hours and 30 minutes, अर्थात 2 घंटे और 30 मिनट का इसमें आपको समय मिलेगा। तो 2 and 30 hours, तो 2.5 hour आपको समय दिया गया है। और द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 150 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइसेस, तो यहाँ पर आपको 150 क्वेश्चन है और 2 hours and 30 minutes को अगर आप देखें तो यहाँ भी 150 मिनट्स हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, 150 आउट ऑफ 150, अर्थात 150 क्वेश्चन जो हैं वो आपको 150 मिनट में करने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा। तो एक प्रश्न 1 मिनट में, जो कि आसानी से हो जाता है। तो काफ़ी टाइम आपको मिलेगा, इसमें बिल्कुल भी टाइम कम नहीं रहता है। अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से और समय का प्रबंधन करके अगर पेपर सॉल्व करते हैं तो काफ़ी समय आपके पास बच भी जाता है, और जो बचे हुए प्रश्न जो आपको नहीं आ रहे हैं या जिन पे आपको थोड़ा बहुत अंदेशा हो रहा है कि इन 2 में से कोई एक होगा, उनके बारे में आपको सोच विचार करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। तो वो टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, किस प्रकार प्रश्न पत्र हल करेंगे, इसकी हम अगली बार कभी किसी वीडियो में चर्चा करेंगे कि प्रश्न पत्र को कैसे हल किया जाए। क्या उस 3 घंटे की रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि आप कितनी लंबी तैयारी करते हो, कितने घंटे पढ़ते हो, ये सब अपनी जगह है। एक्चुअल में आपका जो सिलेक्शन होता है उस 2.5 घंटे में, उस 2 घंटे 50 मिनट में जो आप परफॉर्म करके आते हो, वह 2 घंटे 30 मिनट में, 150 मिनट में आप जो परफॉर्म करके आते हो, वह सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उस 2.5 घंटे में आप क्या करते हो। तो वही आपकी दिशा और दशा तय करता है, वही आपका रिजल्ट निर्धारित करता है। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि परीक्षा में प्रश्न पत्र कैसे हल करें, किस प्रकार उसमें क्वेश्चंस अटेंड करने होते हैं। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवेल्युएशन ऑफ आंसर्स, अर्थात नकारात्मक जो अंक देयता होगी वो इसमें रहेगी। कहने का तात्पर्य है नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, तो फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड, अर्थात 1/3 जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो इसमें लागू होगी, वह एप्लीकेबल होगी। और 1/3 से तात्पर्य ये है कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक जो क्वेश्चन आपने सही किया है वह भी इसके साथ चला जाएगा। अर्थात अगर 3 प्रश्न गलत किए तो ये कहेगा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ रे डूबेंगे, अर्थात ये 3 तो गलत हो गए सो हो गए, एक सही को और ले जाएगा। इसे बोलते हैं 1/3 नेगेटिव मार्किंग। पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, पेपर जो है आपका 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं वैसे, कि नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रेलेवेंट सब्जेक्ट मैटर। तो ये जो रेलेवेंट सब्जेक्ट मैटर है, आपका जो संबंधित विषय का ज्ञान है, जो संस्कृत का NCERT और RBSC की जो बुक्स हैं उनका ज्ञान आपको होना चाहिए सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का, जो कि आपका फर्स्ट पार्ट है 180 नंबर के लिए, उसकी बात यहाँ हो रही है। दूसरा, नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर। तो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि आपका जो BA
या शास्त्री का जो पाठ्यक्रम है, तो बीए या शास्त्री का जो पाठ्यक्रम है उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। तो बीए हो चाहे शास्त्री आपने जो भी किया हो, उसमें यहाँ 80 अंक उसके लिए निर्धारित है, उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। और थर्ड वन इज शिक्षण विधियाँ, तो टीचिंग मेथड्स ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट। तो संस्कृत आप पढ़ रहे हैं तो संस्कृत की शिक्षण विधियाँ जो है वह 40 अंक उसके लिए निर्धारित हैं, 20 प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो आपका जो पाठ्यक्रम है आरपीएससी के द्वारा बहुत ही शानदार पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। मैं ये कहूँगा कि बहुत ही प्यारा सिलेबस इसको कह सकते हैं, बहुत ही छोटा सरल और प्यारा सा सिलेबस है। और इतना अच्छा सिलेबस होने के बाद में आपके 150 में से 145 से 50 के बीच प्रश्न अगर सही नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने अच्छे से तैयारी नहीं की, क्योंकि 145 से 50 के बीच में अगर आप ढंग से तैयारी कर लेते हो इस सिलेबस की तो आराम से आपके सही हो सकते हैं। फिर उसके बाद में जीके में जो परिवर्तन हुए हैं उसकी आपको अलग से अच्छे से लीड बनानी होती है। सब्जेक्ट में अगर आप 145 प्लस 148 50 तक पहुंच जाते हैं तो फिर आप बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं। और क्योंकि यहाँ जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि पाठ्यक्रम पहले भी सरल था, अब उसको और अधिक सरल बना दिया गया है। क्योंकि जो कुछ कठिन विषय वस्तु थी जैसे किल खलु जो कन्फ्यूज़ कर सकते थे अव्यय में, उसको हटा दिया गया है। धातु रूपों शब्द रूपों में 4 और कम कर दिए गए हैं। तो यहाँ आपका विशेष ध्यान रखा गया है, अलग से नया कुछ बहुत ज़्यादा जोड़ा नहीं गया है। केवल सूक्तों में 2-3 सूक्त आपके लिए जोड़े गए हैं, लेकिन एक सूक्त हटाया भी गया है। तो ओवरऑल अगर आप पाठ्यक्रम को ध्यान से देखें तो काफ़ी अच्छा, छोटा, सरल और प्यारा सिलेबस है। इवन आपको संधि आदि टॉपिक जो हैं, संधि है, कारक है, उपसर्ग है, अव्यय है, उनमें यहाँ तक बताया हुआ है आरपीएससी ने कि आपको केवल इतने इतने ही पढ़ने हैं, ये अव्यय ही पढ़ने हैं, ये उपसर्ग ही पढ़ने हैं, ये जो संधि के सूत्र हैं या इन कारक के सूत्रों को ही पढ़ना है। अब उसके बावजूद भी कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा करने के चक्कर में जो पाठ्यक्रम में नहीं दिया हुआ है उस ज्ञान के पीछे पड़े रहते हैं, उस ज्ञान के गोते लगाते रहते हैं। और जब एग्ज़ाम आता है तब वो ज्ञान कोई काम नहीं आता, क्योंकि आपको विद्वान या विदुषी बनने से सिलेक्शन नहीं होते। वहाँ जो सिलेक्शन होता है वो गोले काले करने से होता है। तो सिलेक्शन जो होता है वो गोले काले करने से होता है, और गोले काले तब आप सही कर पाते हो जब आप पाठ्यक्रम को निर्धारित रूप से आपके माइंड में सेट करते हो। तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो है कि आपका जो पाठ्यक्रम है वो आपके माइंड में अच्छे से सेट होना चाहिए, वो आपको याद होना चाहिए। प्रत्येक विषय वस्तु को जब आप पढ़ रहे हो तो उस विषय वस्तु से संबंधित, जैसे आप संधि पढ़ रहे हो तो संधि के सभी सूत्र जो पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं वो आपको याद होनी चाहिए कि ये पाठ्यक्रम में है। उसके अलावा अगर अपवाद सूत्र या कुछ और पढ़ते भी हो तो आपके ये माइंड में ज़रूर होना चाहिए कि जो वृत्ति पूछी जानी है या उनसे संबंधित विशेष प्रश्न बनेंगे वो पाठ्यक्रम में जो निर्धारित हैं उनसे ही बनने हैं। जो पाठ्यक्रम में नहीं है उनसे अगर प्रश्न पूछा भी जाता है तो उसको बाद में रिट लगाकर डिलीट करवा दिया जाता है, या अक्सर आरपीएससी में ऐसा होता है कि डिलीट हो जाते हैं या उनके लिए कोई बोनस अंक दिया जाता है। इस तरह की व्यवस्था देखी जाती है। तो मूलतः पाठ्यक्रम इसीलिए दिया जाता है कि आप पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम तो आपको बता दिया गया, अब इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो यहाँ आपके लिए आरपीएससी ने बहुत सारी पोस्टें निकाली है, 1800, जो कि इस द्वितीय श्रेणी अध्यापक के लिए सर्वाधिक पद जारी हुए हैं। तो सर्वाधिक पदों के लिए विज्ञापन जो जारी हुआ है वह आपके सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय में हुआ है। इतने पद किसी भी विषय में और नहीं दिए गए हैं जितने संस्कृत में आपको दिए गए हैं। दूसरा सबसे अच्छा कि कई विद्यार्थियों के जैसे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, इस तरह के 2-2, 3-3 सब्जेक्ट अगर बनते हैं, किसी का एसएसटी संस्कृत बन रहा है, किसी का संस्कृत हिंदी दोनों बन रहा है, तो वो काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि तैयारी किससे करें। तो हिंदी का पाठ्यक्रम संस्कृत के पाठ्यक्रम की अपेक्षा अधिक बड़ा है, अधिक कठिन है। संस्कृत का पाठ्यक्रम सरल है, छोटा है और बहुत ही लिमिटेड चीज़ें इसमें दी हुई है, प्लस पोस्ट ज़्यादा हैं, कंपटीशन कम है। जबकि हिंदी के पाठ्यक्रम में भीड़ बहुत ज़्यादा है, सिलेबस टफ है और सिलेक्शन आसान उतना नहीं होता जितना संस्कृत में होता है। तो हालांकि पढ़ने वाले विद्यार्थियों का सिलेक्शन हिंदी हो चाहे संस्कृत हो या कोई भी विषय हो, सिलेक्शन होता है,
लेकिन यहाँ संस्कृत में थोड़ा और इजी हो जाता है आपका सिलेक्शन ले पाना। तो इसलिए यहाँ आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी करनी कैसे है उसके लिए वीडियो कोर्स आपके लिए कंप्लीट लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें आरपीएससी सेकंड ग्रेड के कंप्लीट जो नवीनतम पाठ्यक्रम है, जो नवीनतम पाठ्यक्रम जो हाल ही में जारी किया है, उसी के अनुसार कंप्लीट वीडियो क्लासेस आपको मिलेंगी, जिसमें अपडेटेड ई बुक मिल जाएगी। यहाँ आपको अलग से नई पुस्तक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पहले से गाइड या कोई पुस्तक खरीद रखी है तो जो नए टॉपिक जोड़े जाएंगे वो आपको अपडेटेड मिलेंगे बुक के रूप में, जो आपको ई बुक के रूप में मिल जाएंगे ऐप के ऊपर ही। और अपडेटेड ई नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ कंप्लीट जो सिलेबस के नोट्स हैं, जैसे कुछ एक ही पेज आपको नए पढ़ने हैं या कुछ एक ही टॉपिक जो जोड़े हैं, तो उनको आप ऐप से देखकर लिख सकते हैं या ऐप से सीधा भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। फिर इस तरह से आपको 200 प्लस जो वीडियो क्लासेस मिलेंगी, उसमें कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो न्यू पाठ्यक्रम है, न्यू सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग टॉपिक टू टॉपिक आपको मैटर पढ़ने को मिलेगा। साथ ही साथ जिन विद्यार्थियों को जिस किसी बिंदु में किसी टॉपिक में कन्फ्यूज़न होता है, उनके लिए स्पेशल आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेज उन वीडियो क्लासेज के साथ में ही दी जाएंगी, जिसमें जहाँ डाउट्स होते हैं वो डाउट क्लियर होंगे। साथ ही साथ कुछ जो संधियाँ हैं, समास है या कोई साहित्य का कोई टॉपिक है, जिनमें अक्सर होता है कि बहुत सारा पढ़ने के बाद में आपस में कन्फ्यूज़न हो जाता है, आपस में मिक्सअप हो जाता है, गुड़ गोबर सब एक हो जाता है ना। तो उस कंडीशन में आपको वहाँ भी एक तुलनात्मक अध्ययन की क्लासें मिलेंगी, जिसमें आपको ये पता चल पाएगा कि कहाँ कहाँ कन्फ्यूज़न होता है, उसको अलग अलग कैसे याद रखें। तो वो वीडियो क्लासेस भी इसमें मिल जाएंगी। तो यहाँ काफ़ी रिच मैटर, काफ़ी समृद्ध कक्षाएं आपको मिल जाएंगी, जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। और कंप्लीट जो सिलेबस कवर इसमें किया जाएगा वह भी अकॉर्डिंग टू आरपीएससी सिलेबस मुख्यतः है सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, या उनमें जो टॉपिक अपने सिलेबस में निर्धारित हैं उनके अकॉर्डिंग, और कक्षा 6 से 12 की जो बुक्स हैं उनमें, और बीए के सिलेबस में जो भी पाठ्यक्रम में निर्धारित है, स्नातक स्तर तक जो भी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है कॉलेजेस वगैरह में, उन सारे पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए जो आरपीएससी पेपर में पूछे जाने संभावित होते हैं, अर्थात जो भी पैटर्न होता है परीक्षा का, उसके आधार पर ही आपको पूरी की पूरी तैयारी यहाँ करवाई जाती है, ताकि आप अधिक से अधिक प्रश्न सही कर पाएँ और कम से कम 145 प्लस या उससे अधिक जो नंबर आप ला सकते हैं वो यहाँ से प्राप्त हो सकें, आपको अधिक से अधिक नंबर आप ला सकें। तो यहाँ कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करवाया जा रहा है वीडियो क्लासेस के माध्यम से। उसके साथ साथ टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का भी प्रावधान इसमें किया गया है आपके लिए, कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ मिलेगी आपको, जिसमें प्रत्येक टॉपिक पढ़ने के बाद में आपको टेस्ट उपलब्ध होगा, और उस टेस्ट को अटेंड करते ही आपका रिजल्ट आपके सामने होगा कि इस स्थिति में आप चल रहे हैं। तो अगर आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, इसका मतलब थोड़ा और अच्छे से मोटिवेशन आपको मिलेगा, और अगर किसी टॉपिक में आपकी स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको उस टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है। क्योंकि कभी भी यह नहीं सोचना है कि पाठ्यक्रम में अगर एक टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा, या एक टॉपिक में आपको लगता है कि यह टॉपिक कठिन है, इसको छोड़ देता हूँ, बाद में पढ़ लूँगा, ऐसा गलती से भी न करें। क्योंकि ऐसा करना आपके लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है, बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। आपको करना क्या है, आपको विशेष रूप से जो टॉपिक कठिन लगता है या जो आपको पहले समझ में नहीं आ रहा है, सबसे पहले उसी को तैयार करना है। यहाँ एक विद्यार्थी सबसे बड़ी भूल करता है, सबसे बड़ी गड़बड़ कर देता है कि जो टॉपिक नहीं आता या जो कठिन लगता है, चाहे वो जीके हो, चाहे साइको हो, चाहे सब्जेक्ट हो, आपका तीनों में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उस टॉपिक को पहले तैयार करें। ये न सोचें कि इसको तो लास्ट में देख लेंगे, जब परीक्षा के नज़दीक आएंगे तो 2-4 दिन पहले इसको पढ़ के चले जाएंगे, काम चल जाएगा। ऐसा बिल्कुल न करें, क्योंकि ऐसा करने पर आपका आत्मविश्वास कमज़ोर होगा। क्योंकि जो टॉपिक 4 टॉपिक मान लो आपने ऐसे छोड़ दिए, जीके सब्जेक्ट और साइको सबके मिला के 2-4 टॉपिक आपने छोड़ दिए, एग्ज़ाम देने आप गए, उससे 2 दिन पहले आपने वो टॉपिक पढ़े। अब क्योंकि 2 दिन पहले तो वो सारा समझ में आना नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में जो पीछे टॉपिक आपको आते थे उनमें भी कन्फ्यूज़न शुरू हो जाएगा, उनमें भी आपको कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। जैसा अक्सर आप देखते हो कि आरपीएससी का एग्ज़ाम आप जब
अटेम्प्ट कर रहे हो या पेपर सॉल्व कर रहे हो, उस वक्त आपके पास 4 सीरीज़ में पेपर होता है, A B C D अलग अलग चारों सीरीज़ में होते हैं, सबके सीक्वेंस अलग होते हैं। बाय द वे गलती से आपके पास जो सीरीज़ आई है उसमें स्टार्टिंग के जो प्रश्न है, मान लो 8-10 प्रश्न, वो कठिन प्रश्न आ गए या ऐसे प्रश्न आ गए जो आपने नहीं पढ़े थे। तो ऐसी स्थिति में समस्या क्या हो जाएगी कि ऐसी स्थिति में आप जो पेपर अटेंड करोगे उसमें आगे वाले प्रश्नों में भी आपको कन्फ्यूज़न शुरू हो जाएगा, या शुरुआत में ही प्रश्न अगर कठिन आ गए तो आप उनको वहाँ पर आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी बिगड़ सकती है, और एक बार मानसिक स्थिति इधर उधर हुई, कॉन्फिडेंस नहीं रहा, तो आगे वाले प्रश्नों में आप जो सही करने थे उनको भी गलत करके आओगे। बाद में बाहर आके आपको ये बोलना पड़ता है कि अरे यार ये तो मुझे एकदम सही आ रहा था और ये मेरा गलत हो गया। या कई बार कहते हो कि देख मैंने इसमें आंसर शीट में भी ये लगाया था या पेपर में भी इसको टिक कर रखा था, लेकिन भरते टाइम मैंने ये गलत कर दिया। तो इस प्रकार की गलतियां न करें या इस प्रकार के कन्फ्यूज़न आपके न रहें, उसकी सारी व्यवस्था आपको ऐप में मिलेगी। और लास्ट में एग्ज़ाम के नज़दीक आने पर आपको कंप्लीट जो सिलेबस है वो शॉर्ट वीडियोज़ के माध्यम से, अर्थात पूरे टॉपिक को एक वीडियो में कंक्लूड करते हुए समराइज्ड वीडियो मिलेंगे, जिसमें आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। और सबसे लास्ट में जब एग्ज़ाम नज़दीक होगा तब आपको ये मिलेगा कि एग्ज़ाम अटेंड कैसे करना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, उस 2.5 घंटे में आपको कैसे कैसे प्रश्न सॉल्व करने हैं, क्या तरीका अपनाना चाहिए, वो सारी बातें उसमें बताई जाएंगी, जिससे आप अधिक से अधिक नंबर ला सकें और कम से कम गलतियां कर सकें। क्योंकि जितनी गलतियां कम होंगी सही होने के चांस उतने ज़्यादा होंगे, और जितने सही होंगे उतने ज़्यादा चांस आपके सिलेक्शन के बनते हैं। तो सिलेक्शन तभी होता है जो गलत कम करते हैं। जो लोग पढ़ते अच्छा हैं, मेहनत अच्छी करते हैं, अभ्यास कम करते हैं, लेकिन कम करके आ जाते हैं या ज़्यादा गलत करके आ जाते हैं, वो अक्सर रह जाते हैं। इसलिए ऐसी गड़बड़ ना हो उसका पूरा ध्यान रखते हुए आपको इस तरह का उपचारात्मक शिक्षण या इस तरह की जो क्लासेस हैं वो यहाँ मिल जाएगी। उसके बाद में अगर हम इन सब की बात करें तो फीस इसकी जो है वो मात्र 3,000 रुपये है। सबसे कम फीस में और बहुत ही मिनिमम फीस में आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। कंप्लीट ई बुक, ई नोट्स, 200 प्लस वीडियो क्लासेज जिसमें कंप्लीट सिलेबस होगा विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेज एंड कन्फ्यूजन्स दूर करते हुए, और साथ में लास्ट में आपको प्रत्येक टॉपिक के बाद में समराइज्ड वीडियो और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, ये सभी जो हैं इस वीडियो क्लासेज के साथ में ये सभी फ्री हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में यह आपको उपलब्ध होगा, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर से नाथ स्टडी पॉइंट के नाम से ऐप है जिसको इंस्टॉल करना है। और नाथ स्टडी पॉइंट के नाम से ऐप इंस्टॉल करने पर आपको एक गोल सा लोगो दिखाई देगा जिसमें नाथ स्टडी पॉइंट और सीकर लिखा हुआ है। जैसे यह आप लोगो देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह का लोगो दिखाई देगा। एज ए स्टूडेंट लॉगिन करना है और उसके बाद में आपको वहाँ साइन अप करके और स्टोर में जाकर कोर्स परचेज़ करना है। और स्टोर में जाकर आप कोर्स को जब परचेज़ कर लेते हैं तो आपको सारे वीडियो, टेस्ट सीरीज़, ई बुक वगैरह सब कुछ एक्सेस मिल जाता है और 1 साल की वैधता इसमें मिलती है। और अगर परीक्षा लेट होती है तो इसकी वैलिडिटी बढ़ाई जा सकती है। इसलिए परीक्षा तक आपको यह वैलिडिटी मिल जाएगी। इसलिए आप निश्चिंत रहें, अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।